प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो पे हम लोग बात करेंगे क्लास 12th हिंदी का एक काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपका होने वाला है काव्य सौंदर्य के तत्व। आप सभी काफ़ी ज़्यादा कमेंट कर रहे थे कि भैया रस छंद अलंकार पर वीडियो लाइए। तो आज के इस वीडियो पे हम लोग बात करेंगे रस आपको कौन कौन से तैयार करने हैं। मैं आपको पूरा एकदम परिभाषा उदाहरण के साथ बताने वाला हूं। साथ ही आपको छंद में कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है इनका भी आपको परिभाषा के साथ मैं आपको उदाहरण के सहित समझाने वाला हूं। और साथ ही हम लोग बात करेंगे अलंकार की। ठीक है, तो 6 नंबर का ये वीडियो है। 2-2 नंबर के लिए बोर्ड एग्जाम में तीनों टॉपिक पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, ज्यादा टाइम हम लोग वेस्ट नहीं करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे रस की। तो यहां पर देखिए कौन कौन से रस आपको तैयार करना है बोर्ड एग्जाम में जो कि आपके 100% आपका आने वाला है। ठीक है ना। तो चलिए श्रृंगार रस सबसे पहले आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट ये रस होने वाला है इस बार बोर्ड एग्जाम में, इसका बिल्कुल आना तय है। तो चलिए इसकी परिभाषा क्या है। देखिए किसी भी रस को तैयार करने से पहले आप उसका तैयार करेंगे स्थायी भाव। जैसे यहां पर आपको पता है कि जो श्रृंगार रस होता है इसका स्थायी भाव होता है आपका रति। तो हम इसकी परिभाषा जब लिखेंगे तो हमें लिखने में काफी आसानी हो जाती है। जैसे लिख सकते हैं हम लोग कि जब रति नामक स्थायी भाव का विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग होता है तो वहां या उसे श्रृंगार रस कहते हैं, या कह सकते हैं वहां श्रृंगार रस की उत्पत्ति हो जाती है। ठीक है ना। तो ऐसे परिभाषा लिखने के लिए काफी इजी हो जाता है। मैं आपको बहुत आसान तरीका बता रहा हूं, बाकी इधर उधर घुमा के आपको नहीं लिखना, सीधे तौर पर आपको ऐसे ही परिभाषा दे देनी है। अब बात करें तो इसके दो भेद होते हैं, यानी कि दो प्रकार से होता है। एक होता है संयोग श्रृंगार रस और एक होता है वियोग श्रृंगार रस। लेकिन बोर्ड एग्जाम में आपको सिर्फ परिभाषा देना है और सिर्फ आपको उदाहरण देना है, समझ लेना। इस तरीके से करना है आपको, मतलब कि इनका आपको प्रकार जो भी है ये नहीं बताना। आपको पता होता है जैसे संयोग की बात करें जहां नायक नायिका का मिलन होता है और वियोग में मतलब कि विछड़न होता है, अलग होते हैं। तो ऐसे करके इनको समझ सकते हैं। बाकी आपको ये देना है। और इसके बाद चलिए संयोग में आप लोग यहाँ पर इसका उदाहरण लिख देंगे। देखिए एग्जाम्पल काफी इजी है। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौह करे भगवान हंसे दैन काहे नट जाए। इतना अगर आप लिख देते हैं तो 2 नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है ना। तो ये रस में आपको इसको पूरा तैयार कर लेना है। इसके बाद दूसरा टॉपिक आपको तैयार करना है वीर रस। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट ये भी है। और चलिए इसको जानते हैं। वीर रस का देखिए जो आपका स्थायी भाव होता है वो होता है उत्साह। क्या होता है? वीर रस का उत्साह होता है। तो लिखेंगे हम लोग कि जब उत्साह नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से ये मतलब कि संयोग कर लेता है या संयोग होता है तो लिख देंगे अपनी भाषा में, वहां वीर रस की उत्पत्ति होती है। ठीक है ना। अब बात करें इसके एग्जाम्पल की, क्योंकि उदाहरण तो सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए, है ना। देखिए उदाहरण आपको लिखना है। मैं सत्य कहता हूं सके सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे, और की तो बात क्या, मैं गर्व करता नहीं मामा तथा निजता से, मैं समर में डरता नहीं। ऐसे देखिए काफ़ी सारे उदाहरण हैं। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि आप इसी को लिखिए, और भी बहुत सारे उदाहरण हैं जो कि आप काफ़ी सारे प्रकाशन की बुक वगैरह में देखते हैं, उनको भी आप कर सकते हैं। ठीक है ना। तीसरा देखिए रस आपको यहाँ पर तैयार करना है एक हास्य रस। ठीक है ना। तो हास्य रस का देखिए यहाँ पर आपको बता दें जो स्थायी भाव होता है वो हास्य होता है, आप याद कर लीजिएगा। इसकी देखिए परिभाषा लिखेंगे, किसी की विलक्षण आकृति, विकृत चेष्टाएं, वचन या कार्य देकर हृदय में उत्पन्न हास्य नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से हास्य रस की उत्पत्ति होती है। जैसे मतलब कोई कह रहा है विलक्षण आकृति, किसी व्यक्ति की ऐसी वेशभूषा हो जिसे देखकर हंसी आ जाए। ठीक है। या विकृत चेष्टा मतलब कि उसके जो काम करने का एक तरीका है वो थोड़ा सा अलग हो, यूनिक हो, मतलब मजेदार हो। ठीक है ना। तो उसको देखकर अगर हमें हमारे मन में हास्य उत्पन्न होता है, मतलब कि हंसी आ जाए, तो वो होता है क्या? हास्य रस। ठीक है। जैसे उदाहरण काफ़ी सारे हैं, आप ले सकते हैं। यहाँ पर जैसे हो गया, हाथी जैसी देह है, केड़े जैसी चाल, तरबूज जैसी खोपड़ी, खरबूजे से गाल। तो यहाँ पर मतलब एक बहुत ही विचित्र प्रकार की यहाँ पर तारीफ करी गई है, समझ सकते हैं। तो ये इसका उदाहरण है, काफ़ी सिंपल सा, इसको कर लीजिएगा। तो यहाँ से इतना आपका रस जो है कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद आपको छंद में बात करें क्या क्या तैयार करना है। तो सबसे पहला आपके लिए इस बार मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 टॉपिक आपको इसमें पढ़ना है छंद में। ठीक है। पहला आपको एक तैयार करना है चौपाई।
चौपाई तो आपको पता है कि यह एक सममात्रिक छंद होता है और इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। तो इस प्रकार से पूरा का पूरा आपको बता देना है कि इसमें एक चौपाई में 64 मात्राएं होती हैं और इसमें 4 चरण होते हैं। और सममात्रिक होता है मतलब कि प्रत्येक जो चरण है उसमें बराबर मात्राएं होंगी, इसे बोलेंगे सममात्रिक छंद। जैसे यहाँ पर अगर बोर्ड एग्जाम में आपसे कहे कि परिभाषा उदाहरण के साथ स्पष्टीकरण भी दीजिए। स्पष्टीकरण का मतलब आपको बताते हैं। उदाहरण में आप लिखेंगे यहाँ पर जैसे चौपाई कोई, यहाँ पर जैसे सकल स्नेह शिथिल रघुबर के, गए कोस दुई दिनकर डर के, जल उथल देख बसे निस बीते, कीन है गवन रघुनाथ प्रीते। अब इसमें अगर आप देखें तो आप यहाँ पर पहली लाइन पर देख रहा है कि मात्राएं लगाई गई हैं। इसको जो एक लाइन की तरह है इसको बोलते हैं लघु, और जो एस की तरह बनाया है इसे बोलते हैं गुरु, ठीक ना। तो लघु गुरु आप लगा के इसको स्पष्ट करेंगे, लेकिन लघु को 1 गिना जाता है और गुरु को 2 गिना जाता है, ये चीजें ध्यान रखिएगा। जैसे यहाँ पर सकल, तुरंत आप इसको पढ़ दिए तो यहाँ पर आप इनको छोटे छोटे से लगाएंगे, लघु लघु लगा देंगे। सा नेह, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा टाइम लग रहा है इसलिए इसमें आप गुरु लगाएंगे। शिथिल, तुरंत पढ़ दे रहे हैं, इसमें हो गया। रघुवर, ये भी हो गया। के, तो इसमें थोड़ा सा मात्रा पाई लगी है या टाइम लग रहा है तो इसमें गुरु लगाएंगे। इस प्रकार से पूरा लाइन का गिन लीजिए 16 मात्रा आएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर गए, तो यहाँ पर भी आपका हो जाएगा लघु लघु, और कोस, तो इसमें आपका गुरु फिर लघु, है ना। हुई, तो यहाँ पर आप दुई, तो इसमें भी आपका लघु लघु। ऐसे इनको पूरा लगा के आप चेक करिएगा, 16 मात्राएं आपकी आएंगी। ये होता है स्पष्टीकरण, ठीक है, इसको कर लीजिएगा। इसके बाद आपको दूसरा टॉपिक तैयार करना है बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका सोरठा। सोरठा क्या होता है जरिए देखते हैं, यहाँ पर आपके सामने देखिए इसका परिभाषा है कि सोरठा जो होता है ये अर्धसममात्रिक छंद होता है, अर्धसममात्रिक, ठीक ना। अर्धसम मतलब इसके प्रत्येक चरण में बराबर मात्रा नहीं होगी, ठीक है ना, उसे बोलते हैं अर्धसममात्रिक छंद। जिसके कारण प्रत्येक द्वितीय और तृतीय चरण सम होते हैं, मतलब कि जो प्रथम और तीसरा चरण जो होगा वो सम होगा, और द्वितीय चतुर्थ मतलब दूसरा और चौथा चरण सम होगा। यानी कि इस प्रकार से होता है, पहला और तीसरा बराबर होगा मात्राएं, और दूसरे और चौथे में बराबर मात्राएं होंगी। इसमें 13 मात्राएं होती हैं, किसमें, जो दूसरा होगा और जो चौथा चरण होगा इसमें 13 मात्राएं होंगी, और जो पहला होगा और तीसरा होगा इसमें 11 मात्राएं होंगी, याद कर लीजिएगा। अब चलिए इसका जानते हैं उदाहरण, ठीक है ना। एग्जाम्पल देखिए दिया गया है, मूक होई वाचाल पंगु चढ़े गिरवर गहन, जासु कृपा सुदयाल द्रवो सकल कलिमल दहन। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से अगर आप देखें तो बीच बीच में ये कॉमा हो गया, फिर यहाँ पर कॉमा हो गया, तो इसको पहला चरण बोलेंगे, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, है ना। तो यहाँ पर पहला और तीसरा जो होगा इसमें 11 मात्राएं होंगे, हो जाएंगी, और दूसरा और चौथा इसमें 13 मात्राएं, है ना। इसको बोलते हैं सोरठा। ये आपका दोहे का उल्टा होता है, जस्ट उल्टा होता है दोहे का। तो इस प्रकार से ये आपके छंद में 2 टॉपिक अगर आप पढ़ लेते हैं प्यारे दोस्तों, तो आपका बिल्कुल ये जो मतलब 2 नंबर वाला ये टॉपिक हो गया, ये क्लियर हो जाएगा। अब हम बात करेंगे अलंकार की। अलंकार में क्या क्या पढ़ना है, देखिए बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, तो इसी के लिए मैं यह वीडियो बना रहा हूं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 6 नंबर आप एकदम इस वीडियो से पूरा पक्का करके जाएंगे अपना। चलिए देखिए, यहाँ पर आपको इसमें तैयार करना है अलंकार में। पहला जो आपका अलंकार है वो है उपमा अलंकार, ठीक है ना। उपमा अलंकार मतलब जैसे आप समझ सकते हैं, यहाँ पर किसी की उपमा दी जाएगी, जैसे इसके अंतर्गत किसी वस्तु की समानता या तुलना किसी प्रसिद्ध वस्तु से की जाती है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम बोले हरिपद कोमल कमल से, या बोल सकते हैं पीपर पात सरिस मन डोला, है ना। तो अब इसमें अगर आप देखें तो हरिपद कोमल मतलब कि भगवान के जो पैर हैं, पद हैं, कोमल कमल से, कमल के समान कोमल यानी मुलायम है, ठीक है ना, मृदुल है। तो क्या हुआ, यहाँ पर भी तुलना कर दिए हम लोग, कंपेयर कर दिए, समानता दर्शा दी है, ठीक ना, कमल से पदों की। तो ये होता है उपमा अलंकार, जो कि आपको याद कर लेना है, ठीक है। अब इतने में 2 नंबर मिल जा रहा है तो क्या ही आपको दिक्कत है, इतने से आसान तो कोई आपको नहीं बताएगा, क्योंकि छोटे छोटे से इनको कर सकते हैं आप लोग। इसके बाद देखिए दूसरा अलंकार आपको तैयार करना है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार क्या होता है, देखिए जहां उपमेय को उपमान के रूप में बताया जाए वहां रूपक अलंकार होता है। जैसे यहां पर एग्जाम्पल सबसे इंपॉर्टेंट, चाहे आप रस का लिख के आए, छंद पढ़ें, अलंकार पढ़ें, कुछ भी पढ़ेंगे, परिभाषा 1 नंबर की होती है और उदाहरण 1 नंबर का होता है, तब जाके आपको एक टॉपिक पर मिलते हैं 2 नंबर, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर देखिए इसका उदाहरण है आपका, चरण कमल बंदौ हरि राई।
यानी कि दूसरा भी है बंदम गुरुपद पद्म परागा सूरज शिवा सरसनम रागा, जहाँ उपमेय को उपमान के रूप में, है ना, चरण कमल बंदम हरिराई, तो यहाँ पर उपमेय को उपमान के रूप में दर्शाया गया, इसको बोलेंगे आप रूपक अलंकार। ठीक है, इसको कर लीजिएगा। इसके बाद तीसरा अलंकार आपको एक तैयार करना है जो कि है उत्प्रेक्षा अलंकार। इतना अगर पढ़ लेते हैं तो इससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर इसका परिभाषा की बात करें तो जहां उपमेय और उपमान की भिन्नता जानते हुए भी, मतलब हमें पता है कि दोनों बिल्कुल अलग हैं, हमें पता है पहले से, लेकिन फिर भी हम लोग क्या करेंगे, उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, यानी कि हम लोग इसमें संभावना व्यक्त करेंगे, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसमें मनु मानो, जनु जानो आदि ये वाचक शब्द आएंगे, जैसे तरन तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाए, झुमके कुल सो जल पर सन्निहित मनहु सुहाए। ठीक है ना, तो ये मनहु शब्द आ गया ऐसे। इस प्रकार से ये होता है उत्प्रेक्षा अलंकार। तो यार तीनों मैं आपको देखिए बता चुका हूं, इतना अगर जितना मैं बताया हूं इस वीडियो में, अगर आप इतना कर लेंगे तो बोर्ड एग्जाम में आपका जो 6 नंबर है वो 100% बिल्कुल फिक्स हो जाएगा, इसकी मेरी गारंटी है। बाकी के जो बचे हुए टॉपिक है उनको भी जल्द मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है ना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।